जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक थे जिन्होंने 20th सेंचुरी की दो ग्रेटेस्ट नॉवेल्स प्रोड्यूस की, जो हैं एनिमल फार्म्स एंड 1984। ऑरवेल 25 जून 1903 में मोतीहारी, बंगाल, जो इंडिया में है, वहाँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर एक ब्रिटिश कॉलोनियल सर्वेंट थे। ऑरवेल का असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, जो उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए आगे जाकर उन्होंने पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल यूज़ किया। कुछ साल इंडिया में रहने के बाद उनके पेरेंट्स यंग ऑरवेल को इंग्लैंड वापस लेकर आ गए, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। ऑरवेल की फैमिली वेल्दी नहीं थी एंड ऑरवेल के पर्सनल एसेस पढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है दैट वो अपनी अर्ली लाइफ से सेटिस्फाइड भी नहीं थे। नॉट बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम्स, बल्कि वो जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, जैसे लिटरेचर एंड राइटिंग, उसके लिए उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती थी एंड ही यूज़ टू फील डिससेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट। राइटिंग उनका हिडन टैलेंट था, जिसके बारे में उस दौरान कोई नहीं जानता था। ही लव्ड राइटिंग। ऑल्दो ऑरवेल बचपन से ही हार्ड वर्किंग थे एंड अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ईटन कॉलेज में प्लेस भी अर्न किया। क्योंकि ईटन में लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद डिफरेंट राइटर्स को पढ़ना शुरू किया, खुद को बुक्स में कम्प्लीटली इमर्स कर दिया। दैट्स हाउ ऑरवेल ने खुद का एक राइटिंग स्टाइल डेवलप किया। ईटन में ऑरवेल फर्स्ट टाइम लिबरलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियल्स के कांटेक्ट में आए एंड यही वो वक्त था जब उनके इनिशियल पॉलिटिकल व्यूज़ डेवलप होने शुरू हुए। 1921 में यूनिवर्सिटी जाने के बजाय ऑरवेल ने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और एज अ पुलिसमैन बर्मा सर्व करने चले गए। वो पहले ईटन के स्टूडेंट थे जिसने बर्मीज़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी अटेंड की और बर्मा में नेक्स्ट 5 साल बिताए। यहाँ उन्होंने लोगों को ब्रिटिश रूल के अंडर एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में रहते हुए एंड स्ट्रगल करते देखा, जिससे ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के लिए उनकी हेट्रेड और बढ़ गई। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने सर्विसेज से रिज़ाइन कर दिया। ऑरवेल के बर्मा में हुए एक्सपीरियंसेस ने उनकी फर्स्ट नावल बर्मीज़ डेज़ के लिए इंस्पिरेशन दी। इसके बाद ऑरवेल 1928 में पेरिस चले गए, जहां 1 साल रहे। इस दौरान शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स भी लिखते रहे, बट किसी ने उनका वर्क पब्लिश नहीं किया। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पेरिस में रहने के दौरान जब उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, तब उन्होंने सीवियर पॉवर्टी देखी थी और एज अ डिश वॉशर, वेटर एंड क्लीनर काम भी किया था। पेरिस में रहने के बाद ऑरवेल कुछ टाइम में लंदन मूव कर गए। ऐसा कहा जाता है लंदन में रहने के दौरान ऑरवेल ने पुअर एंड होमलेस लोगों के साथ काफ़ी समय बिताया, उनका लाइफस्टाइल ऑब्जर्व किया। ऐसा करने के पीछे रीज़न था, वो ये देखना चाहते थे कि लंदन के गरीब लोग भी वैसे ही ट्रीट किए जाते थे जैसे कि बर्मीज़ लोग, या उनसे अलग। अपने इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ऑरवेल ने 1933 में एक नॉन फिक्शनल बुक डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन लिखी, जो उनके लंदन एंड पेरिस में हुए एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थी। इसके कुछ टाइम बाद ऑरवेल को निमोनिया हो गया एंड पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी जूझते रहे थे। इस बीच वो एक बुक शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। इस दौरान अपनी फ्यूचर वाइफ एलीन से मिले। 1936 में दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद वो स्पेन मूव कर गए, जहां उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में आर्टिकल्स लिखे। स्पेन में रहते हुए ऑरवेल को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, जो था अ ट्रू सोशलाइट स्टेट। 1939 में ऑरवेल इंग्लैंड वापस आ गए। 1941 में उन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ज्वाइन कर लिया। ऑल्दो उन्हें ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था ये एक प्रोपेगेंडा है, जिसका पार्ट होना उन्हें बॉदर करने लगा। एन एक्ट दैट वेंट अगेंस्ट बोथ हिज नेचर
and his political philosophy. Then, in 1943, ऑरवेल ने अपने पसंद की जॉब ले ली, जो थी द ट्रिब्यून में लिटरेरी एडिटर की पोस्ट. शॉर्टली आफ्टर 1944 में ऑरवेल एंड अलीन ने एक सन अडॉप्ट किया. फिर ऑरवेल पेरिस एंड जर्मनी के न्यूज़पेपर्स के लिए वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन गए. ट्रेजिकली सेम ईयर एलीन की मौत हो गई, जस्ट उनकी फेमस नावल एनिमल फार्म के पब्लिकेशन के कुछ दिन पहले. अपनी वाइफ की सडन डेथ एंड खुद के हेल्थ इश्यूज से जूझने के बावजूद ऑरवेल ने राइटिंग जारी रखी, एंड दैट्स हाउ ही कंप्लीटेड हिज मास्टरपीस 1984, जो 1949 में पब्लिश किया गया था. ये बुक एक इंस्टेंट हिट थी एंड इस तरह ऑरवेल एक हाउस होल्ड नेम बन गए. जॉर्ज ऑरवेल का राइटिंग करियर लगभग 17 साल चला. हालांकि उन्होंने 20th सेंचुरी के 2 लिटरेरी मास्टरपीसेस एनिमल फार्म एंड 1984 लिखे थे, फिर भी वो खुद को एक नॉवेलिस्ट नहीं मानते थे. अपने एसे वाई आई राइट में उन्होंने लिखा, वॉट आई हैव मोस्ट वॉन्टेड टू डू इज़ टू मेक पॉलिटिकल राइटिंग इनटू एन आर्ट. ऑरवेल अपनी राइटिंग्स के थ्रू ट्रूथ ढूंढ रहे थे. इनफैक्ट उनका फिक्शनल वर्क जिस एनवायरनमेंट में वो रहे थे उसके ग्लिम्सेस प्रोवाइड कराता है, जो थे वॉर्स, स्ट्रगल्स, टेरिबल पॉलिटिक्स एंड टोटलिटेरियनिज्म, जिसे उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया था. 24 साल की एज जब से ऑरवेल ने लिखना शुरू किया था, वो हमेशा से ही कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को कैप्चर करना चाहते थे. इसीलिए लेस फॉर्चुनेट पुअर लोगों के बीच रहते थे, उनकी स्टोरीज सुनते थे और लाइफ्स को डीपली ऑब्जर्व करते थे. उनके पॉलिटिकल कन्विक्शंस, जिन्हें एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्क्राइब किया जाता रहा, उसका जिक्र उनकी बुक द रोड टू विगनपेयर में क्लियरली देखा जा सकता है, जिसमें ऑरवेल ब्रिटेन में एग्जिस्ट पॉवर्टी को डिस्क्राइब करते हैं. बुक के सेकेंड हाफ में वो उन सोशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो स्टालिन को सपोर्ट करते थे. उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में भी लिखा, होमेज टू कैटलोनिया, जो लेफ्टिस्ट को क्रिटिसाइज़ करता है. अपनी राइटिंग्स में ऑरवेल ने मेंशन किया दैट वो इसलिए लिखते थे क्योंकि लोग एक तरह का झूठ जी रहे हैं, जिसे ऑरवेल एक्सपोज करना चाहते थे. 1945 में ऑरवेल की नावल एनिमल फार्म पब्लिश हुई, जो उनका टोटलिटेरियनिज्म के लिए हेट्रेड क्लियरली शो करती है. देन 1949 में 1984 पब्लिश हुई, जो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ डील करती है, जिसमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर का विजन देखने को मिलता है. इन बुक्स के थ्रू वो उस लाई को क्लियरली एक्सपोज करते दिखते हैं जिसकी बात पहले कर रहे थे. ये दोनों बुक्स बहुत सक्सेसफुल रहीं एंड कोल्ड वॉर के दौरान कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ ने काफ़ी पढ़ी. आइए अब उनके मास्टरपीस 1984 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ईयर है 1984. सिविलाइजेशन वर्ल्ड वॉर, सिविल कॉन्फ्लिक्ट एंड रेवोल्यूशन के बाद से रेविज हो चुकी है. एयर स्ट्रिप 1, जो पहले ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, अब ओशिनिया का प्रोविंस है. उन 3 टोटलिटेरियन सुपर स्टेट्स में से एक जो पूरी दुनिया को रूल करते हैं. ओशिनिया इज़ रूल्ड बाय द पार्टी एंड द मिस्टीरियस लीडर बिग ब्रदर, जिससे सब डरते हैं, एंड यहाँ इंडिविजुअल थॉट्स बैन हैं. पार्टी उन सभी लोगों को हार्शली पनिश करती है जो रिजीम को फुल्ली कन्फर्म नहीं करते, और वो ऐसा करती है लोगों पर ऑल टाइम नज़र रख के, यूजिंग द थॉट पुलिस and constant surveillance through telescreens, cameras and hidden microphones. लंदन में विंस्टन स्मिथ नाम का एक आदमी है जो आउटर पार्टी का मेंबर है. विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है, जहां वो हिस्ट्री रीराइट करते हैं, उसे डिस्टॉर्ट करते हैं एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. विंस्टन बिग ब्रदर की टायरनी से फ्री होना चाहता है. वो सीक्रेटली पार्टी के रूल्स के अगेंस्ट होता है और एक डायरी भी लिखना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि वो ऑलरेडी एक थॉट क्रिमिनल है एंड एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा. ही ड्रीम्स ऑफ रिबेलियन.
विंस्टन इन ह्यूमन कंडीशंस में रह रहा होता है एंड उससे फ्री होना चाहता है। हाउएवर लोगों के अराउंड किसी भी तरह की प्राइवेसी नहीं होती। हर जगह टेलीस्क्रीन्स लगी होती हैं, घरों में, वर्क स्पेस, कैफेटेरिया, इवन बाथरूम्स में भी। पार्टी की विंस्टन के भी हर एक मूव पर नज़र होती है। नो प्लेस इज़ सेफ। एक दिन मैंडेटरी 2 मिनट के हिट के दौरान विंस्टन इनर पार्टी के एक मेंबर ओब्रायन की नज़रों में आ जाता है, जिसे विंस्टन अपना एलाई समझने लगता है। देन विंस्टन की नज़र फिक्शन डिपार्टमेंट में एक डार्क हेयर्ड गर्ल के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम होता है जूलिया। विंस्टन को लगता है जूलिया उसकी एनिमी है एंड उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। कुछ दिनों बाद जूलिया विंस्टन को सीक्रेटली एक नोट देती है जिसमें आई लव यू लिखा होता है। इस तरह उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। वो छुप छुप के मिलने लगते हैं। विंस्टन एंड जूलिया दोनों बिग ब्रदर के अगेंस्ट एलिजेंस बनाते हैं एंड विंस्टन एक शॉप के ऊपर रूम ले लेता है जहां वो और जूलिया अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। विंस्टन एंड जूलिया दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ये जानते हुए कि सूनर और लेटर वो पकड़े जाएंगे। उन्हें अपने लव एंड लॉयल्टी जो एक दूसरे के लिए फील करते हैं उस पर पूरा भरोसा होता है कि एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में बिट्रे नहीं करेंगे। इवेंचुअली विंस्टन एंड जूलिया ओब्रायन, जिसे अपना एलाई समझते हैं, उसके सामने पार्टी के लिए अपनी हेट्रेड कन्फेस कर लेते हैं। ओब्रायन उन्हें ब्रदरहुड में वेलकम करता है। विंस्टन को लगता है सब सही चल रहा है। एक दिन विंस्टन एंड जूलिया जब अपने रूम में होते हैं, वहाँ पेंटिंग के पीछे से डिस्टर्बिंग नॉइजेस आने लगते हैं, जो उन्हें पता चलता है एक टेलीस्क्रीन है। फिर रूम में कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं और दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। विंस्टन एंड जूलिया को सेपरेट रूम्स में बंद कर दिया जाता है जहाँ कोई विंडोज़ नहीं होती। फाइनली ओब्रायन विंस्टन के रूम में आता है जहाँ उसे पता चलता है दैट ओब्रायन ने उसके साथ धोखा किया, वो भी पार्टी का ही एक मेंबर है। ओब्रायन विंस्टन को टॉर्चर करने लगता है। वो उसकी स्पिरिट ब्रेक करने की कोशिश करता है। ओब्रायन विंस्टन को बताता है दैट पार्टी विंस्टन के क्राइम्स के बारे में पहले से जानती थी। इवन ओब्रायन भी उस पर पिछले 7 सालों से नज़रें रखे हुए है। फिर ओब्रायन विंस्टन को नेक्स्ट कुछ मंथ्स एक्सट्रीम टॉर्चर करता है जिससे उसकी रिबेलियस थिंकिंग बदल जाए और वो भी बाकी के लोगों की तरह कंफॉर्म करे। विंस्टन का मानना था कि ह्यूमन माइंड फ्री होना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ फ्रीली जी सके एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स सबके लिए सेम होने चाहिए, जैसे 2+2=4। वहीं ओब्रायन विंस्टन की सोच बदलना चाहता था, इसलिए वो उसे 2+2=5 बताता है और उस पर बिलीव करने के लिए कहता है, बट विंस्टन रेजिस्टेंट होता है। फाइनली ओब्रायन विंस्टन को रूम 101 में ले जाता है, जो वहाँ का सबसे डरावना रूम होता है, जहाँ प्रिजनर्स का उनके सबसे बड़े डर के साथ सामना कराया जाता है। विंस्टन को रैट से बहुत डर लगता है और इस रूम में ओब्रायन विंस्टन के फेस पर ढेर सारे रैट्स छोड़ने की धमकी देता है। ये सुनकर विंस्टन खौफ में आके बोल देता है कि मुझे छोड़ दो और रैट्स जूलिया के ऊपर छोड़ दो। इस तरह विंस्टन के अंदर की ह्यूमैनिटी फाइनली चले जाती है और ओब्रायन अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। इवेंचुअली विंस्टन पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो भी बाकी के लोगों की तरह बिहेव करने लगता है। सेम कैफेटेरियाज़ में जाता है, टेलीस्क्रीन्स को ध्यान से देखता है एंड सुनता है। बाहर जाने के बाद एक दिन वो जूलिया से टकराता है। जूलिया भी बिल्कुल बदल जाती है। नाउ शी लुक्स ओल्ड एंड अनअट्रैक्टिव। वो भी एडमिट करती है दैट उसने विंस्टन को बिट्रे किया था। इन द एंड देयर इज़ नो डाउट दैट विंस्टन टू लव्स बिग ब्रदर। अब क्वेश्चन आता है, जॉर्ज ऑरवेल इस स्टोरी के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे? वेल, 1984 इज़ जनरली कंसिडर्ड अ क्लासिक डिस्टोपियन फिक्शन। जैसा कि हम देखते हैं, विंस्टन अपने सीक्रेट थॉट्स की डायरी रख कर सटल रिबेलियन शुरू कर देता है, जो ऑलरेडी एक डेडली थॉट क्राइम होता है। विंस्टन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस को फ्रीली यूज़ करना चाहता है, एज ये ह्यूमंस के इनबॉर्न टैलेंट्स है।
वो सीक्रेटली बिग ब्रदर की टायरनी से हेट करने लगता है और अपने लिबरेशन के लिए आगे बढ़ता है। बट उसके इस स्ट्रगल में वो अकेला ही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कॉमन लोग, उन्हें जो भी सिखाया गया है वो उसे इंडिपेंडेंटली सोचने, क्वेश्चन करने या इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। विंस्टन के फेलो इंटेलेक्चुअल्स अपने फ्रीली सोचने के राइट्स, सिक्योरिटी एंड फिजिकल वेलबींग के लिए बेच चुके होते हैं। विंस्टन इज़ द ओनली मैन लेफ्ट हु वांट्स टू यूज़ हिज इंडिपेंडेंट माइंड, इसलिए अपनी लवर जूलिया के साथ फ्रीडम एंड जस्टिस के लिए फ़ाइट करता है, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां लोगों को इस ऑपरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिससे विंस्टन अपोज कर रहा है। वो बात अलग है, विंस्टन गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है एंड इज़ डूम टू बी फेल। जब उसे फाइनली बिग ब्रदर का फॉलोअर बनने के लिए कन्वर्ट किया जाता है, दैन अनदर स्लेव इज़ बॉर्न। आई थिंक 1984 का सबसे पावरफुल, इफ़ेक्टिव एंड फ्राइटनिंग नोशन है दैट टोटलिटेरियन स्टेट के अंडर एक नेशन का कंप्लीट कंट्रोल पॉसिबल है। अगर दुनिया एक या मल्टीपल डिक्टेटर्स के हाथ आ गई, तब फ्यूचर ट्विस्टेड एंड वर्ल्ड क्रूअल बन सकता है, जहां लोगों का हर एक मूवमेंट, वर्ड, ब्रेथ, इन सब पर नज़र रखी जाएगी एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट पावर के द्वारा, जिसे मौत के डर के कारण ना कोई अपोज कर सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। 1984 मास कंट्रोल एंड ऑपरेशन को रेजिस्ट करने की इम्पॉर्टेंस हाईलाइट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेलीस्क्रीन्स। जैसे कि 1984 में जो सोसाइटी पोर्ट्रे की गई है वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ सोशल कंट्रोल, डिसइंफॉर्मेशन एंड सर्विलेंस के थ्रू किया जाता है। ये टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आज के वर्ल्ड में भी क्लियरली देखी जा सकती है। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द नॉवल इज़ टेलीस्क्रीन्स, एक ऐसी डिवाइस जो हमारे टेलीविज़न की तरह है। टेलीस्क्रीन एक सिंगल चैनल दिखाती है जिस पर न्यूज़ प्रोपेगेंडा लगातार चलते रहते हैं। ये हमारे टेलीविज़न से थोड़ा अलग है, क्योंकि नॉवल में जिस टेलीस्क्रीन के बारे में बात हुई है उसे कभी क्लोज़ नहीं किया जा सकता एंड ये अपने व्यूअर्स पे 24 घंटे नज़र रखती है। ऑरवेल की टेलीस्क्रीन्स वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड थी। 1949 में जब नॉवल लिखी गई थी तब अमेरिकन्स दिन में एवरेज 4.5 आवर्स ऑफ टेलीविज़न देखते थे एंड 2017 में टेलीविज़न देखने का टाइम डबल हो गया, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, जितना हम सोते भी नहीं। आज टेलीविज़न पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो लोगों की सोशल एंड साइकोलॉजिकल लाइफ्स को हेविली इन्फ्लुएंस करती है। आज के स्क्रीन्स डिफरेंट टाइप की कन्फॉर्मिटी सिखाते हैं। स्क्रीन्स, फिर चाहे टेलीविज़न, फ़ोन, लैपटॉप, ये सब हमें अनलिमिटेड डाटा कंज्यूम कराते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल। इट ऑल्सो प्रमोट्स एंडलेस प्रोडक्टिविटी थ्रू मैसेजेस रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ सक्सेस। हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। मोस्टली हम जो स्क्रीन्स पर देखते हैं लाइक रिलेशनशिप्स, ड्रेसेस, लाइफस्टाइल, उससे खुद को मेजर करके कंफर्म करते हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन्स टुडे हैव सेट द स्टैंडर्ड ऑफ हैबिचुअल सेल्फ स्क्रूटनी। आज हम किसी की भी लाइफ ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इन शॉर्ट, इन टुडेज वर्ल्ड वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सर्विलियंस एज ऑरवेल मेंशन्ड इन हिज नॉवल। बाकी देखना ये है कि ये कितना सही और कितना गलत है, पर हमें ध्यान रखना होगा दैट ऑरवेल की नॉवल ह्यूमन रेस के लिए इंडीड एक वार्निंग है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप ऑरवेल की नॉवल 1984 के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।